नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए देखते हैं आज के सेशन में क्या है। तो इंडिया रशिया रिलेशन को समझेंगे। पुतिन जो है वो इस साल इंडिया में विजिट करेंगे। एमएसपी ऑन पल्सेस, सो इससे जुड़े हुए काफ़ी जो है आपको एमसीक्यू मिलेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे पीवाईक्यूज़ हैं। फिर करप्शन जुडिशरी का मामला चल रहा है, उस पर क्या डेवलपमेंट है। इंडिया यूएस डिफेंस टाइज को थोड़ा समझा जाएगा कि भी हम कितना यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आत्मनिर्भरता तो आपको लेके आनी है। देन फ्री मूवमेंट रेजीम, अब ये बात हो रही है इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे, तो क्या ये फ्री मूवमेंट रेजीम वायबल है। मोनार्की प्रोटेस्ट जो है वो तेज हो गए हैं नेपाल के अंदर, तो ये अपने आप में बड़ी डेवलपमेंट है, तो उसको देखना पड़ेगा। वहीं यूरोपियन फोर्स बनाने की बात की जा रही है, सो हम इन सभी पहलुओं को यहाँ पे समझते हुए आज का सेशन देखते हैं। सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग आप जब देखिए यहाँ पे, तो फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि ऑपोजिशन ने सेंटर को ये कहा कि आपने यूएस टैरिफ के अगेंस्ट रिटेलिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट ये हुई है, ट्रंप ने 25% टैरिफ जो है उन्होंने लगाए हैं इंपोर्टेड कार्स के ऊपर। अब यूएस इंडिया की कोई बहुत बड़ी मार्केट नहीं है अगर हम इंपोर्टेड कार या एक्सपोर्टेड कार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इंडियन कंटेक्स्ट में, तो हमारे लिए इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, पिछले साल की अगर आप बात करोगे, यूएस ने समवेयर अराउंड $474 बिलियन का कार इंपोर्ट किया था। तो ये इसलिए उनके लिए है, ये हमारे लिए उतनी बड़ी जो है इसके ऊपर कोई खास असर नहीं आने वाला। बट स्टिल ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है कि हमें काउंटर टैरिफ लगाना चाहिए। ओके, सो अब बात करते हैं, पुतिन जो है वो इंडिया आएंगे। इंडिया रशिया रिलेशन अपने आप में बहुत खास रहता है, और पॉइंट मेजरली क्या है, ये ऑल वेदर फ्रेंड्स टाइप हैं। बहुत समय से जो है हमारी फ्रेंडशिप चल रही है, लेकिन जब आप इंडिया रशिया रिलेशन की बात करते हो तो कुछ एक डेवलपमेंट्स आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि भी इंडिया जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के थोड़ा क्लोज जा रहा है, एंड रशियंस जो है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती। दूसरा हमारा कंसर्न क्या है कि रशिया जो है वो आउटराइटली चाइना के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये जो डिपेंडेंसी का खेल है ये थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो को देखोगे, आज की डेट में क्या चल रहा है, तो यूएस रशिया के साथ अपनी इक्वेशंस को बेटर कर रहा है। नाउ इफ़ यूएस रशिया इक्वेशन ये बेटर हो जाती है, दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया। क्लियर, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज रशियन डिपेंडेंस ऑन चाइना जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ये मेंस 2021 का क्वेश्चन देखिए, तो ये कह रहे हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। अब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली चाइना और रशिया का प्राइम इनिशिएटिव था। बाद में बाकी कंट्रीज़ भी इसके अंदर आ गए थे, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके अंदर प्रेजेंट हैं। 2017 में हम मेंबर बने थे, और 2024 के अंदर एक नया मेंबर ऐड हुआ है, दैट इज़ ईरान। तो ईरान इज़ द न्यू मेंबर जो अभी एससीओ का पार्ट है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, अब इसका इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या है, आइडिया है कि ये रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड को बूस्ट करेगा, तो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और इंडिया की एक डेडिकेटेड पॉलिसी है, दैट इज़ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। तो ये सरकारी पॉलिसी आपके फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। ठीक, और उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एससीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इफेक्टिव है। नॉट जस्ट दैट, ये इंडिया चाइना को, इंडिया पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम रेगुलरली इनके साथ एंगेज करें, चाहे वो आप कश्मीर का मुद्दा ना डिस्कस करें, बट स्टिल ये एंगेजमेंट जो है ये फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। जब कंट्रीज ज़ीरो एंगेजमेंट करते हैं तो जो है रिस्क जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हमें दिखता है। एंड देन ये एससीओ का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। तो दीज कंट्रीज़ एक सब दूसरे के साथ आ रहे हैं, और टेररिज्म को रोकने के लिए भी इनका एक ऑब्जेक्टिव और एक एजेंडा है। अब यहाँ पे जब आप ब्रॉडली इसको देखेंगे, ईरान इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान और रशिया। अब बातचीत चल रही है बेलारूस शायद इसको ज्वाइन कर लेगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक ट्रेड इकोनॉमिक हब आप इसको बोल सकते हो अगर ये बनता है तो। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम है डोमिनेंस ऑफ चाइना। तो ये सभी लोग समझते हैं, ये जानते हैं, चाइना इधर डोमिनेट करता है,
और कहीं ना कहीं इन सब कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल डिस्प्यूट्स भी हैं। तो शायद कभी कभी जो है इसके ऊपर डाउट आता है कि क्या एससीओ अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो इंडिया वी हैव टू मेंटेन गुड इक्वेशन विद चाइना एज वेल एज विद रशिया। तो आपको इनके साथ अच्छी इक्वेशन बना के रखनी है, ठीक है। दूसरी तरफ इंडिया को यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी काम करना है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट रशिया चाइना एंगेजमेंट, यहाँ पे हम एससीओ के साथ एंगेज कर लेते हैं, और यूएस के साथ एंगेजमेंट की बात करते हो तो वहाँ पे हम क्वाड में साथ हैं, ठीक है। सो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब ये इंडियन पर्सपेक्टिव से एक तरीके से बैलेंसिंग ऑफ योर रिलेशन है, तो उसलिए ये ठीक इक्वेशन है, एससीओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बातचीत है कि भी अगर रशिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम होती है तो इवन एससीओ में भी रशिया विल बी मोर एक्टिव, रशिया विल बी मोर इंडिपेंडेंट टू टेक अ कॉल, क्लियर। तो वो हमारे लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए जो है ये रशिया का इंडिया का रिलेशन खास है। अब कैसे खास है ये बता दें आपको, तो हम कंटिन्यूसली रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते रहे, ठीक। तो यूएस ने और वेस्ट ने इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि भाई इंडिया जो है ज़बरदस्ती यहाँ से ऑयल ले रहा है, बट वी हैव टू बी गवर्न्ड बाय आवर रिक्वायरमेंट। हमारे लिए जो हमारी प्रायोरिटी है वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक थी। और रशियंस वर ऑल्सो हैप्पी विद दिस, वो भी इससे खुश थे, ओके। तो ये एससीओ के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। रीजनल सिक्योरिटी लेके आना, अब ये लोग इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह करेंगे, टेररिज्म को रोकने के लिए भी साथ में काम करते हैं। तो एक रैट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन इसी का ही सब पार्ट है, तो वो भी बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज़ ऑल्सो अ गोल, बिल्कुल ये तो चाहिए ही चाहिए। एनर्जी कोऑपरेशन भी है। अब देखो सेंट्रल एशिया जो है वो काफ़ी एनर्जी रिच है, और हमारे लिए खासियत ये है इस चीज़ की कि हमें चाहिए, वी आर अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, सॉरी। तो हम दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली इकोनॉमी है, तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। उस सिनेरियो को देखते हुए वो जो डेवलपमेंट है दैट इज़ गुड, अगर आप यहाँ से एनर्जी सप्लाई आपने ले आते हैं तो अनदर पार्ट इज दिस डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर शांति लाने के लिए भी जो है एससीओ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और इंडिया और रशिया साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, तो दैट कैन बी अ गुड अचीवमेंट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे चलेंगे यहाँ पे, तो सीधी न्यूज़ पे चलेंगे कि भी पल्सेस के ऊपर एमएसपी देने की बात की गई है। तो यूनियन गवर्नमेंट टू हेल्प स्टेट प्रोक्योर पल्सेस एट एमएसपी। अब देखो ये मेंस में भी क्वेश्चन आया है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है। सो दिस इज 2018 मेंस क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि एमएसपी का मतलब क्या है और कैसे ये फार्मर को हेल्प करता है। तो एक तरीके से मिनिमम गारंटी दी जाती है फार्मर को कि आपकी इस क्रॉप को गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर कर लेगी, क्लियर। तो एक मिनिमम प्रोटेक्शन है जो फार्मर को मिलेगी, एंड उससे जो है प्राइस वॉलेटिलिटी के ऊपर भी आप कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज सब कुछ गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर ही प्रोक्योर करना है, और आपके सोइंग सीजन से पहले ही जो है अनाउंसमेंट किया जाता है। जैसे ही सोइंग सीजन आने लगेगा 20 दिन पहले जो है गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि इस साल हम इस पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर ये दाम देने वाले हैं, ठीक। तो फार्मर को स्टार्टिंग नहीं पता है कि मैं जो क्रॉप लगाऊंगा उससे मुझे कितने पैसे मिलेंगे, इससे प्राइस स्टेबिलिटी आती है। फार्मर को अश्योर्ड इनकम है, फार्मर को डर नहीं होता, यहाँ पे फार्मर की इनकम सिक्योरिटी को यहाँ पे एड्रेस कर दिया जाता है, और ये एक सेफ्टी नेट की तरह भी काम करता है, खासकर लो इनकम के अंदर। और इंडिया की अगर आप बात करोगे तो हमारे यहाँ पे 85% फार्मर जो है वो मार्जिनलाइज्ड फार्मर है, मतलब 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनके पास, क्लियर। तो वो मार्जिनलाइज्ड फार्मर के लिए तो ये इस टाइप की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होती है कि कौन सी जो है फसल लगानी है। देन डेट रिडक्शन। अब देखो फार्मर जो है वो अपना लोन रीपे कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसता इससे, क्योंकि एक अश्योरिटी है कि फसल तो बिकेगी ही बिकेगी। और मनी लेंडर्स के ऊपर भी जो है फार्मर की डिपेंडेंस कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज अब बैंक भी फार्मर को लोन देगा, तो बैंक फार्मर को क्यों लोन देगा? क्योंकि बैंक को पता है कि भाई फार्मर को जो है एट द एंड ऑफ द डे एमएसपी मिलनी है, तो रिस्क कम है, सबके लिए रिस्क कम हो जाता है। सो ये एक तरीके की अश्योर्ड इनकम का आइडिया है जो हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब यहाँ पे आप इस सवाल को देख लीजिए, ये है प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चंस, ठीक, ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल है।
तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स की बात हो रही है। फिर ये कह रहे हैं कि नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, ठीक। और थर्ड कह रहा है कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। अब यहाँ पे गोंड ट्राइब की बात हो रही है जो प्राइमरीली आपको सतपुरा के अंदर मिलता है, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर प्लेटू के टॉप पे नाइजर को उगाया जाता है जहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होता। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट्स अगर आप इस चीज़ की देखेंगे कि अमर बेल आने के कारण, ठीक है, अमर बेल इज सॉर्ट ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट जिसकी वजह से जो है नाइजर के प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। क्लियर? तो ये ब्रॉड इन्फॉर्मेशन है, ये ब्रॉड आइडिया है जो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। नाउ ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्लियर? सो ऑल थ्री आर करेक्ट, ये आपको आइडिया लगाना है यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखिए। देखो ये 2020 प्रीलिम्स का सवाल, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। ओके, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यस, ये इन्वेस्टमेंट है, इसका ज़रूर बेनिफिट होगा। बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे कहीं ना कहीं कोई एफिशिएंसी तो आनी चाहिए, कोई गेन तो होना चाहिए। ओके, इसलिए उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अच्छा, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या इससे होगा? मींस क्या वो इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल है। फ्री इलेक्ट्रिक सप्लाई टू फार्मर, बिल्कुल भी नहीं है। फार्म लोन वेवर, बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आप बनाते हैं, यस, ये ज़रूर है यहाँ पे। सो 236 इज द आंसर टू दिस, वो इसका आंसर है, ठीक। अब यहाँ पे इससे क्या आइडिया लगा के चलना, देखो इस न्यूज़ के अंदर तुर दाल की बात की गई है, तो आपको मालूम है कि तुर दाल के ऊपर अब जो है एमएसपी गवर्नमेंट देती है। उड़द की दाल पे देती है एमएसपी, ओके, और बाकी लेंटिल्स के ऊपर दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे उड़द, तुर और मसूर, ठीक, मसूर के ऊपर भी देती है, तो ये भी आपको याद रखना है। सभी दालों पे नहीं देती, लेकिन उड़द, तुर और मसूर के ऊपर जो है ये आपको मिल रहा है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये बताई जा रही है कि भी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर उड़द को और इन दालों को एज अ खरीफ क्रॉप लगाया जाता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, इन पर्टिकुलर स्टेट्स में ये दाल जिसकी हम बात कर रहे हैं ये खरीफ क्रॉप में आती हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे देखते हैं यहाँ पे करप्शन इन जुडिशरी। अभी एडिटोरियल भी आया है यहाँ पे, तो मेजर इशू बन गया है करप्शन का मामला। तो करप्शन अगर है जुडिशरी में तो इसके ऊपर सबसे पहले जो क्वेश्चन उठेगा वो उठेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर, ठीक, कि क्या आपका अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है। एट प्रेजेंट अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए कोलिजियम है हमारे पास, ठीक है। कोलिजियम क्या होता है? 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो मिल के बैठ के डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये कोलिजियम हमारे पास में एग्जिस्ट करता है सुप्रीम कोर्ट का, एंड दे टेक अ कॉल कैसे किसको अपॉइंट करना है। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कोलिजियम सिस्टम में, वो बोली जाती है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। किस बेसिस पे आपने नेम को सिलेक्ट किया, किस बेसिस पे आपने नेम को रिजेक्ट किया, कोई जानकारी यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रोसेस में फ्लॉ है जिसको ठीक करने की बात की जाती है। एक आइडिया पहले प्रपोज हुआ था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाएगा, NJAC। 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके गवर्नमेंट ये NJAC लाने के लिए एफर्ट करती है। और NJAC का कॉम्पोजिशन क्या था? इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय अ कमेटी ऑफ CGI, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। तो एक तरीके से 3 जुडिशियल मेंबर हो गए और 3 नॉन जुडिशियल आप बोल सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है? जुडिशरी ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके, और वो इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं। और ये 7 जज बेंच का जजमेंट था, मतलब आप ये देखोगे छोटे लेवल पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि इंडिपेंडेंस वो किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने NJAC को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? कि हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ये। तो ये पॉइंट जुडिशरी ने रेज किए एंड कंसिडरिंग दीज उनको जो है
इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अब आज की डेट में उसका जो ऑल्टरनेटिव आया दैट वाज नॉट ग्रेट, क्योंकि ऑल्टरनेटिव में वही था कि आप कोलिजियम के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट ऑल्टरनेटिव कि क्या एक एफिशिएंट वे बनाया जाए जिससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी खतरा ना हो और साथ साथ आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी ला सकें, वो भी ज़रूरी है। क्वेश्चंस तो सबसे पूछे जाने चाहिए, तो वो आज की डिबेट है। अगर ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं आता है, क्लियर आइडिया इज दिस कि जुडिशरी शुड कम अप विद इट्स ओन सजेशन, ठीक है, जुडिशरी खुद ब खुद कोई सजेशन लेके आए, बट अगर नहीं आता है then in that case chances of government intervention or executive again interfering with the judicial process it will further increase, वो increase होने का चांस ज़रूर बन जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे बताई गई थी, क्लियर। अब बात करते हैं इंडिया यूएस टाइज़ के बारे में। तो इंडिया यूएस डिफेंस टाइज़ की बात करें तो आज की डेट में कुछ एक कहानी है। देखो सिप्री रिपोर्ट आई है, सिप्री रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा। फर्स्ट डेफिनेटली यूक्रेन होना था, बिकॉज यूक्रेन वाज फाइटिंग अ वॉर। तो यूक्रेन अगर नहीं होता तो हम सबसे ज़्यादा सबसे बड़े जो है आर्म्स इंपोर्टर होते। तो आज की डेट में भी हम सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन 9.3% का रिडक्शन हुआ है, मतलब रिडक्शन होने के बावजूद भी आप सेकंड नंबर पे हैं। तो ये प्रेजेंट हालात है। अब हम जब इंडियन इंपोर्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आया तेजस की डिलीवरी को लेके। अब तेजस की डिलीवरी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स क्यों नहीं दे पाया? बिकॉज देयर वाज डिले इन फैसिलिटेटिंग इंजन्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस से इंजन जो है वो आना है इसका और वो नहीं आ पा रहा है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। आज की डेट में आप आउटराइटली रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और रशिया के ऊपर ये जो ओवर डिपेंडेंस है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आप एक कंट्री जो कि वॉर पे है अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। और वो कंसर्न हमने यहाँ पे देखा भी सही जब इंडिया चाइना के बीच में जो है डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए थे गलवान इंसिडेंट के बाद। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आत्मनिर्भर भारत तो हमें चलो समझ में आता है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन है, बट उसको अचीव करने में अभी कुछ साल लगेंगे। बाय दैट टाइम हमें डाइवर्सिफाई करना है, सबसे जो है आपको ये इंपोर्ट जो है वो लेके आने हैं। ओके, सो इंडिया ऑलरेडी यूएस के साथ अगर आप बात करें तो इंडिया यूएस ने 2012 में डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव जो है वो किया था, बट इट इज़ नॉट यू कैन से गिविंग अस रिजल्ट्स, उससे जो है रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। तो ये दिक्कत है सबसे बड़ी। ओके, आज की डेट में सक्सेसफुल पार्टनरशिप अगर आप चाहते हो तो बोथ नेशंस मस्ट बी सीन एज इक्वल्स। ओके, यूएस को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया जो है इक्वल होना चाहिए। डिवीजन ऑफ टास्क कीजिए, जॉइंट प्रोग्राम आप लेके आइए, रोल्स डिफाइन कीजिए, एंड दैट विल बी अ बेटर आइडिया। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सपर्टीज, सॉरी नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपर्टीज, सो एक्सपर्टीज फ्रॉम बोथ द नेशंस शुड फिल गैप्स इन कैपेबिलिटीज़। और ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी है, जो भी आपकी असिमेट्री है उसको आपको ठीक करना होगा। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेसन दैट वी आर ड्राइंग फ्रॉम हियर, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री मूवमेंट रजीम, तो अब बात आ रही है कि क्या म्यांमार बॉर्डर पे हमें फ्री मूवमेंट रजीम कम्प्लीटली लगा देना चाहिए, बिकॉज होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कुछ एक स्टेटमेंट दिया था यहाँ पे। अब फ्री मूवमेंट रजीम देखो अभी भी वो अनफेंस्ड बॉर्डर है, ठीक है। अब अनफेंस्ड बॉर्डर कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से वो फ्री मूवमेंट ही है, वहाँ पे कोई रोकने वाला तो है नहीं। हर जगह तो आप अपने फोर्सेस को डिप्लॉय नहीं कर सकते हो, बहुत ही सीरियस वहाँ पे टेरेन है, माउंटेन टेरेन है, जंगल एरिया है। तो इस सिनेरियो में आप मूवमेंट को 100% रेगुलेट कर लो, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक रेजीम आप बना सकते हो जहाँ पे आप डेडिकेटेड बॉर्डर हार्ट डेवलप करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर एरिया, और ऑलरेडी वी हैव अनाउंस्ड कि अब फेंसिंग जो है वो स्टार्ट होगी यहाँ पे इंडियन म्यांमार बॉर्डर में। ओके, तो अब फ्री मूवमेंट रेजीम करेगा क्या? रेगुलेटेड वे में यू विल अलाउ पीपल टू इंटरेक्ट, रेगुलेटेड वे में यू विल अलाउ पीपल टू ट्रेड विद ईच अदर। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जो हैं, कल्चरल टाइज वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो पाएंगी, और लोकल कम्युनिटी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, एंड देयर विल बी फ्री मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर। अब यहाँ पे जो पॉइंट समझने वाला है,
आज की डेट में पब्लिक को इस पर्टिकुलर फ्री मूवमेंट रजीम के बारे में पता ही नहीं है, वो फिर भी उस पुराने जो है इलीगल रूट को फॉलो करते हैं, जो कि बहुत रिस्की है, जिसमें जान जाने का खतरा भी होता है, बिकॉज समहाउ कोई भी आपको इंसर्जेंट समझ के मिस फायर हो सकता है, वो सारी प्रॉब्लम है। तो आप लाइफ को भी सेव कर पाओगे इफ़ यू हैव दिस फ्री मूवमेंट रजीम, उस हिसाब से भी बढ़िया है। बट फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। लोगों को पता होना चाहिए इन सब इनिशिएटिव्स के बारे में कि गवर्नमेंट जो है इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आने वाली है, तो ये ठीक है हमारे यहाँ पे। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि म्यांमार के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नाउ दैट इटसेल्फ क्रिएट ट्रबल फॉर अस, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इस फ्री मूवमेंट रजीम का जो बेनिफिट है वो आपके इंसर्जेंट्स और टेरर आउटफिट्स भी उठाएंगे, ओके तो वो भी इसका जो है ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमें ये भी सोचना होगा। तो उसके लिए आपको इफेक्टिव मॉनिटरिंग लेके आनी पड़ेगी। यू हैव टू कम अप विद द लॉ। आप इसको ट्रेड लॉज लेके आइए, क्योंकि उन बॉर्डर हार्ट्स के ऊपर जो भी ट्रेड होगा उसको आपको रेगुलेट करना होगा। एंड देन यू कैन कम अप विद द लोकल ओनरशिप। लोकल जो कम्युनिटी है उनको आप इन्वॉल्व कीजिए इसके मैनेजमेंट में। तो ये ज़रूरी है, ये सारे स्टेप्स हमें जो है काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। क्लियर। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे यूरोपियन फोर्स ऑन एजेंडा एज मैक्रो होस्ट द यूक्रेन मीट। सो दिस इज द डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस। ऑलरेडी यूरोप हैज़ अनाउंस्ड, उन्होंने प्लान बनाया है समवेयर अराउंड 800 बिलियन यूरो। ओके, आने वाले टाइम में डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, आर्म्ड फोर्स मॉडर्नाइजेशन के ऊपर 800 बिलियन यूरो जो है यूरोप खर्च करने वाला है। एंड आइडिया इज दिस, दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि नेटो के फ्यूचर के ऊपर भी अब ये डाउट है। क्लियर। एंड नॉट जस्ट दैट, देयर वाज वन स्टेटमेंट मेड बाय सम ऑफ द लीडर्स। उन्होंने अपने लोगों को भी ये कहना शुरू कर दिया कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अपना खाना स्टॉक पाइल करके रखना पड़ेगा। तो इस लेवल तक की तैयारी वहाँ के लीडर्स अपने लोगों को करवा रहे हैं। तो दैट इटसेल्फ इज़ अ क्वाइट कंसर्न थिंग, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी, यू कैन से, सिटिंग आइडल और वल्नरेबल नहीं होना चाहते वो, कि इमीडिएटली वॉर जिस पेस पे स्प्रेड आउट होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो अगर वॉर इतनी जल्दी स्प्रेड आउट होता है तो वहाँ पे ज़रूर खाने पीने की और बाकी जो है एम्यूनिटीज़ की कमी हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम कहीं ना हो जाए, तो दैट्स वाई दे आर, यू कैन से, टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है। दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन यूरोपियन फोर्स, एक खुद की यूरोपियन आर्मी वो बनाना चाहते हैं नेटो के बाहर। सो दिस इज़ द न्यू डेवलपमेंट। ओके, बिकॉज उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो यूएस के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। अब देखिए, देर आर सम न्यू डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू नेपाल। अब नेपाल में प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं और उस प्रोटेस्ट के अंदर योगी आदित्यनाथ की फ़ोटो और साथ साथ किंग ज्ञानेंद्र की फ़ोटो। ठीक है। अब ये ज्ञानेंद्र की फ़ोटो वहाँ पे लेके लोग जो है वो आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? पिछले 17 साल में, 17 ईयर्स बैक, दे हैड देयर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आज़ादी उनको 2008 के अंदर जो है 2006 में वो हटाई जाती है मोनार्की, और 2008 में अबॉलिश कर देते हैं उसे। ठीक है, टोटली अबॉलिश कर देते हैं। 17 ईयर्स बाद 13 बार सरकार चेंज हुई है। 13 गवर्नमेंट्स दे हैड। 13 सरकारें जो हैं नेपाल में आ जाती हैं। इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते वहाँ की जनता है परेशान। दैट्स वाई दे केम अप विद डिमांड टू री इंट्रोड्यूस मोनार्की। तो किंग ज्ञानेंद्र जो है वो कहते हैं कि उनको वापस लाना चाहते हैं। अब योगी आदित्यनाथ की फोटो क्यों दिखाई उन्होंने? तो रीजन इज दिस, किंग ज्ञानेंद्र और यार नेपाल का शाही परिवार वो गोरखनाथ मठ को बहुत मानता है। ठीक। एंड एज दे हैव, यू कैन से, डिवोशन टूवर्ड्स मठ, उस मठ के हेड प्रीस्ट होने के कारण वो योगी आदित्यनाथ को भी काफ़ी मानते हैं। तो ये डेवलपमेंट है यहाँ पे। नाउ कंसिडरिंग दिस, उनके सपोर्टर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि किंग ज्ञानेंद्र या मोनार्की जो है वो दोबारा लगाई जानी चाहिए। अब नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर रेजिंग दिस पॉइंट कि इंडिया इज़ बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ज़बरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं वो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग दिस। मेजर रीज़न इज़ दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से दे आर फेड अप विद दिस। वो बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट गवर्न नहीं कर पा रही है, और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जो है ये डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है।
सो वी नीड टू बी नोइंग दिस, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और नेपाली पॉलिटिक्स जब भी अनसर्टेनिटी से जाती है, वहाँ के पॉलिटिशियंस एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो है वो रेज कर देते हैं। तो दिस इज़ वन सच इवेंट दैट इज़ टेकिंग प्लेस। ओके, so this is what we have for today's class. Thank you very much.